पिछली कहानी में हमने देखा था कि माधव पीहू के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देता है। ये बात जाकर मनीष टिंकू को बता देता है। अब आगे माधव के 16 सोमवारी के व्रत का आज आखिरी दिन होता है। पूरी निष्ठा से अपनी पूजा समाप्त करने के बाद जब रात में माधव सोता है तो उसे एक सपना आता है जिसमें महादेव माधव से बोलते हैं, माधव, मैं तुम्हारे इस भक्ति भाव से प्रसन्न हुआ। मैं हमेशा यही देखता हूँ कि एक पत्नी अपने पति के लिए या फिर एक माँ अपने बच्चों के लिए मेरी पूजा करती है, लेकिन आज मैंने पहली बार देखा कि एक पिता अपनी पुत्री के लिए इतने भक्ति भाव से मेरी पूजा कर रहा है। बोलो माधव, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? हे महादेव, आप जानते हैं कि मेरी बेटी के अंदर कितनी सादगी भरी हुई है। यदि एक अच्छा लड़का और घर परिवार ढूंढने में मुझसे जरा सी भी चूक हुई तो कहीं शादी के बाद मेरी बेटी की ये मासूमियत उसके अंदर ही कहीं दफन होकर ना रह जाए। माधव, तुम चिंता मत करो। इस कार्य को अंजाम देने के लिए मेरा नंदी कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ ही रहेगा। तुम्हें उस लड़के को ये कहकर परखना होगा कि पीहू ने इसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए वो इसके बिना नहीं रह सकती। यदि कोई लड़का पीहू को नंदी के साथ स्वीकार कर लेता है तो तुम समझ जाना कि वो पीहू की भावनाओं की कदर कर रहा है, और वही लड़का आगे चलकर पीहू के मन की खूबसूरती को समझ पाएगा। ठीक है महादेव, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद महादेव नंदी को माधव के सामने प्रकट करके खुद विलीन हो जाते हैं। सुबह में जब माधव की नींद खुलती है तो वह उसी जगह पर जाता है जहां सपने में महादेव ने उसे दर्शन दिया था। माधव देखता है कि नंदी वहां पर खड़ा है तो वह नंदी को लेकर घर आ जाता है। तभी पीहू नंदी को देखकर बोलती है, पापा आपको ये कहाँ से मिला? पीहू, ये बैल मुझे कहाँ से मिला तुम इसकी चिंता मत करो। बस इतना जान लो कि इसका नाम नंदी है और आज से इसकी सेवा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है पापा, आज से ये नंदी मेरे साथ ही रहेगा। इधर टिंकू पीहू की शादी की बात सुनकर उदास रहने लगा था। वह ना तो अच्छे से खाता था और न ही पहले की तरह पढ़ाई करता था। ये सब देखकर टिंकू की माँ सपना मनीष को बुलाकर उससे पूछती है, मनीष, टिंकू इधर हमेशा उदास क्यों रहता है? मैं कुछ भी पूछती हूँ तो वो मुझे कुछ नहीं बताता है। क्या तुम्हें पता है कि वो हमेशा उदास क्यों रहता है? इसके बाद मनीष सपना को सारी बातें बता देता है। मनीष के चले जाने के बाद सपना सोचने लगती है, पीहू एक अमीर बाप की बेटी है। उसके पिता मेरे बेटे के इस निस्वार्थ प्रेम को कभी नहीं समझ पाएंगे, और जब पीहू की शादी मेरे बेटे के आंखों के सामने होगी तो वो पूरी तरह से टूट जाएगा। मैं अपने बेटे को इस तरह से टूटने नहीं दे सकती। मुझे कुछ करना होगा। इतना सोचकर सपना सुरेश के पास जाकर उससे बोलती है, आप टिंकू को बाहर पढ़ने जाने के लिए कहीं से भी पैसों का इंतजाम कीजिए। सपना, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम टिंकू को बाहर पढ़ने के लिए भेज सके। आप घर गिरवी रखिए या कुछ भी कीजिए, कहीं से भी पैसे लाइए, लेकिन टिंकू को पढ़ने के लिए बाहर भेजिए। सपना, आज अचानक तुम्हें क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस आप कहीं से भी पैसों का इंतजाम करके टिंकू को पढ़ने के लिए दिल्ली भेजिए। ठीक है, मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। कुछ दिनों बाद सुरेश अपने घर को गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर लेता है। पैसों का इंतजाम हो जाने के बाद सपना टिंकू के पास आकर बोलती है, टिंकू, तुम मेरी एक बात मानेगा? हाँ माँ, बोलो। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू दिल्ली जा और अपने ऑफिसर बनने के सपने को पूरा कर। लेकिन बड़े शहरों में जाकर पढ़ाई करने में बहुत पैसा खर्च होता है माँ, इतना पैसा कहाँ से आएगा? तू पैसों की चिंता मत कर, तेरे पापा ने पैसों का इंतजाम कर दिया है। टिंकू, मुझसे वादा कर, तू वहाँ जाकर पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं सोचेगा, बस पढ़ाई करेगा। ठीक है माँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अगली सुबह जब टिंकू दिल्ली जाने के लिए निकल रहा होता है तभी वह पीछे मुड़कर देखता है। टिंकू की निगाहें कहीं न कहीं अभी भी पीहू को ही ढूंढ रही थी, लेकिन पीहू वहाँ नहीं थी। टिंकू को पीछे मुड़ता हुआ देखकर सपना बोलती है, बेटा, कदम आगे बढ़ाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता है।
अपनी माँ की बातें सुनकर टिंकू उदास मन से आगे बढ़ जाता है। इस कहानी का अगला पार्ट हम बहुत जल्द ही लाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।